पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिज्म के चलते मिनिमम डेविएशन क्या होगा ये देखा था, और इस कंडीशन में हम लोगों ने जो कुछ बातें सीखी थी, एक तो ये सीखा था कि प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 डिवाइडेड बाय सराउंडिंग मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 इक्वल टू साइन डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन a/2। ये हमारा एक फार्मूला आया था। तो जब भी हमें प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा और प्रिज्म कहाँ रखा है यानी सराउंडिंग मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होगा और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव एंगल पता है तो मिनिमम डेविएशन निकाल सकते हैं। कभी कभी कहेगा कि प्रिज्म के मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 ज्ञात करें, उसमें भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम। प्रिज्म जब पतला हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये भी मैंने कल बताया था कि प्रिज्म जब पतला हो जाता है तो डेविएशन डेल्टा जो होता है वो μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू ए होगा। अगर सराउंडिंग मीडियम एयर हो जाएगा तो μ माइनस 1 इंटू ए होगा। इतनी बातें हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम पिछली क्लास से आगे बढ़ेंगे और कुछ उदाहरण, कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। मैं यहाँ एक एग्जाम्पल्स लिख कर दिखाता हूँ। सबसे पहले ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर हमने जो क्वेश्चन लिखा है इसको देखिए। कहता है मिनिमम डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म, एक प्रिज्म के द्वारा जो कम से कम डेविएशन प्रोड्यूस होता है ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री इज 30 डिग्री। अब आपको तय करना है कि इसमें कौन एंगल क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, रिफ्रैक्टिंग एंगल यानी ए का वैल्यू आपको 60 डिग्री दिया हुआ है और मिनिमम डेविएशन का मान डेल्टा एम दिया आपको 30 डिग्री, देख रहे हैं। देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और आपको मटेरियल का यानी प्रिज्म का निकालना है। और नहीं कुछ कह रहा है प्रिज्म कहाँ रखा है तो हम ये मान कर चलेंगे कि प्रिज्म एयर में रखा हुआ है। अब इस कंडीशंस में हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या हमें काम करना चाहिए। तो हम जानते हैं कि मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बटा सराउंडिंग यानी एयर इक्वल टू साइन डेल्टा एम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन a/2। आइए देखिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग। साइन डेल्टा एम का मान हमें 30 डिग्री दिया हुआ है प्लस ए का मान हमें 60 डिग्री दिया हुआ है और डिवाइडेड बाई 2 और होल डिवाइडेड बाई साइन, और ए का मान हमें दिया हुआ है 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। और इसको हम सॉल्व कर देते हैं तो म्यू इक्वल टू साइन, ये तो 90/2 यानी 45 डिग्री होगा डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री होगा यानी 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/2 यानी 2 डिवाइडेड बाई √2 यानी √2। यानी यहाँ से हम देख रहे हैं कि म्यू का वैल्यू हमें √2 आ चुका है। तो बड़ी सरलता से देखिए, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी प्रिज्म का एंगल मिनिमम डेविएशन पता हो उस कंडीशंस में मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत आसानी से निकाला जा सकता है। इस प्रकार से एक और उदाहरण हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर। अब देखिए कहता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थिन प्रिज्म की बातें हो रही है। द एंगल ऑफ ए थिन प्रिज्म, प्रिज्म कैसा है, पतला है, इज 5 डिग्री। प्रिज्म का जो एंगल है वो 5 डिग्री दिया हुआ है, यानी पतला प्रिज्म है और ए का मान 5 डिग्री दिया हुआ है। व्हाट विल बी इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू का मान क्या होगा इफ डेविएशन ऑफ ए रे इज 2.5 डिग्री, जबकि डेविएशन जो दिया है वो कितना है 2.5 डिग्री। तो आप जानते हैं थिन प्रिज्म के लिए क्या होता है, डेविएशन डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो यहाँ पर 2.5 इक्वल टू म्यू का वैल्यू आपको निकालना है -1 और ए का मान आपको 5 डिग्री दिया हुआ है। यहाँ से आप देखिए म्यू माइनस 1 इक्वल टू 2.5 डिवाइडेड बाई 5 यानी 1/2 होगा, यानी म्यू इक्वल टू 1/2 प्लस 1 यानी म्यू इक्वल टू 3/2। तो देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होता है जो एग्जाम वगैरह में आता है और आप इसे बड़ी सरलता से बना सकते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम आगे देखते हैं थ्योरी कि क्या प्रिज्म से
हमेशा इमर्जेंट रे मिलेगा? क्या प्रिज्म से हमेशा इमर्जेंट रे मिलेगा? यानी इमर्जेंट रे का मतलब है कि क्या प्रिज्म के दूसरी तरफ हर हाल में हमें प्रकाश की किरण मिलेगी? इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। कंडीशन फॉर ऑब्टेनिंग, अथवा कह सकते हैं और गेटिंग इमर्जेंट रे। क्या स्थिति होगा कि हमें इमर्जेंट रे मिलेगा? थोड़ा लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर स्विच ऑन कर दीजिए। तो क्या कंडीशन होगा कि हमें इमर्जेंट रे मिलेगा? यहां पर देखिए, हम जानते हैं कि किसी प्रिज्म का अगर रिफ्रैक्टिव एंगल ए हो, उसके मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू हो, उस पर जब हम रे को भेजते हैं तो ये इस तरह से दूसरी तरफ बाहर निकलता है। ये जो निकलता है बाहर, इसी को बोलते हैं इमर्जेंट रे। इमर्जेंट, और ये हमारा इंसिडेंट रे हुआ, ये हमारा इमर्जेंट रे हुआ। तो क्या स्थिति होगी कि हमें इमर्जेंट रे मिले? हमारी बात कहाँ हो रही है, समझ रहे हैं? हमें इमर्जेंट रे मिले हर हाल में। तो इसे हम थोड़ा इस तरह से डिस्कस करते हैं। हम मानते हैं कि हमारा ये प्रिज्म जो है वो म्यू1 मीडियम में रखा हुआ है, सराउंडिंग मीडियम म्यू1 है, और प्रिज्म हमारा म्यू2 मटेरियल का बना हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये इमर्जेंट रे तभी मिलेगा जब इस सतह पर जो रे आ रहा है, इस सतह पर यहाँ पर जो हमारा एंगल R1 होता है, R1, ये R1 एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल के बराबर या उससे छोटा हो। ये R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर या छोटा हो। क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने पर क्या होने लगेगा? प्रिज्म में ही लौट जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। R1 का मान अगर बड़ा हो क्रिटिकल एंगल से, तो रे ऑफ लाइट तो इसी मीडियम में वापस लौट जाएगा। मैं यहाँ थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। म्यू1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग मीडियम, और म्यू2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म। हाँ, यहाँ ये मान लेते हैं हम कि म्यू2 बड़ा है म्यू1 से, ये मान लेते हैं। ऐसा मान लेंगे तभी तो यहाँ क्रिटिकल एंगल का वाली बात करेंगे ना, डेंसर से रेयर में जाएगा तो ध्यान दीजिए, फॉर गेटिंग इमर्जेंट रे, यानी रे बाहर निकले, फॉर गेटिंग इमर्जेंट रे, ये जो R1 है, ध्यान दीजिए, ये हमारा I होता है, याद है, भूल गए हैं? ये हमारा R होता है, ये R1, और बाहर जो निकलता है वो I1 होता है। R1 को छोटा या अधिक से अधिक बराबर हो सकता है क्रिटिकल एंगल के IC के, होना चाहिए ना। फॉर गेटिंग इमर्जेंट रे R1 स्मॉलर देन और इक्वल टू IC। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि R प्लस R1 इक्वल टू A होता है। आप ये देखे होंगे, क्वेश्चन 2 देखे होंगे आप मिनिमम डिवीजन में। तो R प्लस R1 इक्वल टू A होता है। यहाँ से आप कह सकते हैं कि R इक्वल टू क्या होगा? A माइनस R1 होगा। R इक्वल टू A माइनस R1। अब देखिए, R1 जितना ज़्यादा होगा R उतना कम होगा। तो R1 मैक्सिमम कितना हो सकता है? IC के बराबर। ऐसे लिखेंगे कि R मिनिमम होगा जब A माइनस R1 जो है वो हमारा मैक्स होगा। R1 मैक्सिमम होगा तो हमारा R मिनिमम होगा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि मेरा जो पिछले 15-16 सालों का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, बहुत बच्चों को ये कौन घटेगा तो कौन बढ़ेगा, कौन बड़ा होगा तो कौन छोटा होगा, ये समझने में दिक्कत होती है बच्चों को। तो ये सब तो सिंपल है, लेकिन बहुत सारे जो क्रिटिकल केस आते हैं वहाँ पर बच्चे लोग फंसने लगते हैं। सिंपल है, देखिए ना आप, अरे भाई दो भाई है राम और श्याम, और पापा दिए 100 रुपया, ये है रुपया 100 रुपया। अब मान लो ज़्यादा रुपया चाप लेगा R1 ये श्यामलाल, तो रामलाल को तो कम ही ना मिलेगा।
तो यानी ये श्यामलाल जितना मैक्सिमम होगा उतना रामलाल मिनिमम होगा, यही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ आर मिनिमम होगा। अब हम जानते हैं कि हमारा जो है बट R1 मैक्सिमम जो हो सकता है वो IC हो सकता है, इसीलिए R1 जो मिनिमम हो सकता है वो A माइनस IC हो सकता है। हो गया। अब हमें पता चल चुका है यहाँ पर कि R का जो कम से कम वैल्यू है वो A माइनस IC है। अब R कम से कम पता है तो I भी कम से कम होगा, I भी कम से कम होगा, यानी कम से कम I क्या हो ताकि रे बाहर निकले। यानी एक निश्चित सीमा से कम I का वैल्यू हो गया तो रे बाहर निकलेगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? ये नहीं कि किसी भी एंगल पर रे को आप दे रहे हैं उधर मिल जाएगा प्रिज्म को उस तरफ, ऐसा संभव नहीं है। इसके लिए स्थितियां हैं। तो कम से कम R पता चल चुका है। अब हम यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाते हैं, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस। यूजिंग स्नेल्स लॉ एट फर्स्ट सरफेस क्या लिखेंगे हम? μ1 इंटू साइन I बराबर μ2 इंटू साइन I। लेकिन यहाँ पर देखिए हम बात कर रहे हैं μ1 इंटू साइन I का मान कम से कम, तो हमारा μ2 इंटू साइन R का मान भी कम से कम, क्योंकि समानुपाती है ना। अगर ये कमेगा तो ये भी कमना होगा, क्योंकि इस इक्वेशन के हिसाब से। तो ध्यान दीजिएगा μ1 इंटू साइन I मिनिमम बराबर μ2 इंटू साइन, और R मिनिमम कितना है हमारा? A माइनस IC, A माइनस IC। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए यहाँ से साइन I मिनिमम बराबर, ये हमारा μ2 था, μ2 डिवाइडेड बाय μ1, साइन A माइनस में तोड़ दीजिए क्या होगा? साइन A इंटू कॉस IC माइनस कॉस A इंटू साइन IC। हमने यहाँ पर क्या किया समझ में आया? साइन A माइनस B पर तोड़ दिया। एक फार्मूला होता है साइन A माइनस B का, साइन A इंटू कॉस B माइनस कॉस A इंटू साइन B। अब हमें पता चल चुका है, लेकिन हम जानते हैं कि साइन IC का जो मान होगा, साइन IC का मान वो क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा हम क्या सिखाया था क्रिटिकल एंगल में कि रेयर मीडियम को ऊपर में रखिए और डेंसर को नीचे में रखिए। तो रेयर, इसमें रेयर कौन है? μ1, और डेंसर कौन है? μ2। देख रहे हैं μ1 रेयर है और μ2 डेंसर है, तो μ1 बाई μ2। इसीलिए देयरफॉर कॉस IC क्या हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर IC, यानी कितना हो जाएगा? रूट अंडर 1 माइनस, और इसका स्क्वायर करके क्या हो जाएगा? μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? तो हम साइन IC और कॉस IC का मान जान चुके हैं, वो इसमें पुट कर देंगे। इसीलिए साइन I मिनिमम बराबर μ2 डिवाइडेड बाई μ1, कॉस IC का मान डालते हैं रूट अंडर 1 माइनस μ1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई μ2 स्क्वायर साइन A माइनस साइन IC का मान μ1 बाई μ2 इंटू कॉस A। आप μ1 से इसको यहाँ कैंसिल कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, और इसमें μ2 से मल्टीप्लाई करें तो इसका μ2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो अभी तो खाली इस रूप में रहने दीजिए। यहाँ से I मिनिमम निकल गया आपको, I मिनिमम निकल गया आपको साइन इनवर्स μ2 बाई μ1 इंटू 1 माइनस μ1 स्क्वायर बाई μ2 स्क्वायर साइन A माइनस μ1 बाई μ2 कॉस A। लेकिन जनरली अगर मान लीजिए कि सराउंडिंग मीडियम एयर हो जाए, हवा में प्रिज्म रखा हुआ है, इफ
ये तो फॉर्मूला आपका हो गया इस कंडीशन में, जब सराउंडिंग मीडियम μ1 है। अब देखिए यहाँ से अब हम बात करेंगे कि अगर इफ μ1 बराबर 1 हो जाए, एयर हो जाए, एंड μ2 बराबर μ हो जाए, तो क्या होगा? देन आई मिनिमम क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स। अब ये हो जाएगा 1/, ये क्या होगा? म्यू, और इसको ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? ये 1 माइनस 1/μ² साइन ए माइनस 1/μ cos। अब आप चाहें तो यहाँ पर इस म्यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक लाइन और देखिए तो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? आई मिनिमम, ये हो जाएगा साइन इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो 1 μ² माइनस 1 का रूट साइन ए माइनस म्यू कैंसिल हो जाएगा कॉस ए। देख रहे हैं आप? तो हमारा जो आखिरी में देख रहे हैं, ये इस कंडीशंस में फॉर्मूला हो जाएगा जब हम सराउंडिंग मीडियम को एयर मान लेते हैं। ओके, ये हमारा आखिरी लाइन दिख रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे नोट कर लीजिए और ये बात आप समझ जाइए, रुक जाइए भी, ये बात समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि किसी भी एंगल पर हम भेजेंगे तो रे बाहर निकल जाएगा, इमरजेंट रे मिलेगा, ऐसा नहीं है। कम से कम इतना एंगल पर भेजेंगे तो निकल जाएगा, लेकिन इससे कम भेजेंगे तो नहीं निकलेगा। यानी आपको कम से कम इतना रख सकते हैं, वरना इससे ज़्यादा रखिए। अब तक आप क्या समझते थे कि प्रिज्म में किसी भी एंगल पर रे को भेज देंगे तो उस पर मिलना ही मिलना है, ऐसा बात नहीं होता है। क्लियर? अभी जो हमने थ्योरी पढ़ाया था कि क्या कम से कम एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा किसी प्रिज्म पर ताकि हमें ट्रांसमिटेड रे मिले, उसी पर आधारित हम एक एग्जाम्पल यहाँ देखने जा रहे हैं। कहता है एट व्हाट मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ए रे ऑफ लाइट मे बी इंसिडेंट ऑन ए प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव एंगल 60 डिग्री। एक प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिव एंगल यानी ए का मान 60 डिग्री दिया हुआ है, सो दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड। रे ट्रांसमिट करे मतलब दूसरी तरफ बाहर निकले। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, और प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो √7/3 दिया। तो हमने अभी कुछ देर पहले पढ़ा है कि मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो होता है साइन इनवर्स, आप याद करिए, और √μ² माइनस 1 क्या था? साइन ए माइनस कॉस ए, यही था ना। अब हम इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे, बहुत ही सिंपल है। साइन इनवर्स √μ का मान देख रहे हैं आप, दिया स्क्वायर करेंगे 7/3 हो जाएगा, माइनस 1 साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 60, यानी साइन इनवर्स ये हमारा हो जाएगा 4/3 √4/3, और साइन 60 डिग्री होता है हमारा √3/2 माइनस 1/2। इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स, ये 2/√3 इंटू √3/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2, यानी आई मिनिमम का वैल्यू हो जाएगा साइन इनवर्स। आप देख रहे हैं ये बच गया 1 माइनस 1/2, यानी साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 का वैल्यू क्या होता है? 30 डिग्री।
यानी ये 30 डिग्री हो गया, आई मिनिमम 1, यानी 30 डिग्री से कम एंगल पर अगर इस प्रिज्म जो दिया हुआ है इस पर अगर रे इंसिडेंट होगा तो हमें इमर्जेंट रे नहीं मिलेगा। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक और एग्जांपल देखते हैं। ये IITs में बहुत पहले पूछा हुआ है, लेकिन अक्सर बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन क्लास में पूछते हैं, इसलिए हम चाहते हैं इस क्वेश्चन को बताएं। यहाँ कहता है एक ग्लास प्रिज्म of refractive index 3/2 is dipped in water। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 4/3, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है। एज सोन फॉर व्हाट value of angle theta, ray of light incident normally on the face AB is totally reflected to reach the face BC। हम यहाँ इसके साथ साथ एक फिगर भी है जो यहाँ हम बनाएंगे। एक कंटेनर है, उसमें एक प्रिज्म रखा हुआ है कुछ इस तरीके से, और इसमें लिक्विड्स वाटर भरे हुए हैं, ज़्यादा बनाएंगे तो कचरा हो जाएगा। और इसका नाम है B, इसका नाम है C, और यहाँ पर नाम है A, और ये एंगल है हमारा थीटा। अब देखिए कह रहा है, इस क्वेश्चन को ज़रा समझाएं हम अच्छे से, कि इसमें कह रहा है कि एक ग्लास प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, यानी ये प्रिज्म का जो मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है, यानी μ2 का वैल्यू जो है वो 3/2 है। इज डिप्ड इन ए वाटर, और उसका सराउंडिंग मीडियम जिसको डुबाया है इसे किसमें, वाटर में। ये चारों तरफ जो है ये हमारा μ1 है, और μ1 का वैल्यू दिया हुआ है 4/3 एज सोन जैसा कि दिखाया गया है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, थीटा का क्या मान हो, थीटा का मान हमें जानना है, थीटा का क्या मान हो। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द फेस AB, इस AB फेस पर रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट हो, ऐसे ये नॉर्मल जब इंसिडेंट होगा तो ये सीधे आगे बढ़ेगा। ये रे सीधे, थोड़ा सा मैं इधर घसकाता हूँ अच्छे से दिखेगा। रे ऑफ लाइट नॉर्मल इंसिडेंट होगा, ये सीधे आगे बढ़ेगा, यहाँ आ जाएगा रे। अब ये हमारा नॉर्मल होगा यहाँ पर, ताकि यह BC पर आ जाए। BC पर आ जाने मतलब ये रे इधर से लौट कर इधर आ जाए। तो ये तभी होगा जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो। तो ध्यान दीजिए ये थीटा एंगल है, ये 90 है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा। और ये पूरा यहाँ से यहाँ दीजिए, नॉर्मल है तो ये पूरा 90 है, यहाँ से ज़्यादा पूरा कितना है, उसमें से ये 90 माइनस थीटा, कितना बच गया, थीटा। यानी थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ऐसे लिखेंगे कि रे ऑफ लाइट विल रिफ्लेक्ट बैक ऑन फेस BC इफ थीटा ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल IC, यानी साइन थीटा बड़ा हो किससे, साइन IC से। अब यहाँ देखिए या साइन थीटा बड़ा हुआ, IC क्या होगा, तो हम तो कहते हैं रेयर मीडियम यानी μ1 ऊपर में, साइन IC क्या होगा, तो रेयर मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी μ1 साइन IC के बराबर लिख रहे हैं, डिवाइडेड बाय μ2, यानी थीटा बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स μ1 बाय μ2 से, यानी थीटा बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स μ1 हमारा है 4/3
और μ2 हमारा है 3/2 यानी साइन इनवर्स 8/9 से। ध्यान दीजिए हमारा थीटा बड़ा होना चाहिए साइन इनवर्स 8/9 से, तभी ऐसा संभव है। तो आप इसको नोट कर लिया जाए। अभी हम लोगों ने प्रिज्म से संबंधित जो सारी बातें थी देखा, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखा। अब हम लोगों का जो अगला क्लास होगा उसमें हम लोग देखेंगे लेंस मेकर्स इक्वेशन। लेंस मेकर्स इक्वेशन आप कह सकते हैं कि लेंस बनाने का समीकरण। वैसे मेकर्स मुझे जहाँ तक जानकारी है ये नाम है, ठीक है, लेकिन आप इस नाम को काम के रूप में भी ले सकते हैं। किसी भी लेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार कि कितने पावर का या कितना फोकल लेंथ का हमें लेंस चाहिए और उस लेंस का किस मीडियम में इस्तेमाल करना है, वो लेंस मेकर इक्वेशन संभव है। चूँकि हम लोगों ने रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस पढ़ लिया है, कर्व सरफेस रिफ्रैक्शन होगा कैसे पढ़ लिया है। अब दो कर्व सरफेस को, एक कर्व सरफेस ये हुआ, एक कर्व सरफेस ये हुआ, दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ले आए तो यह हमारा एक लेंस तैयार हो जाएगा। तो हम रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस वाले दो इक्वेशनों को एक साथ जब ऐड करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो हमें लेंस मेकर्स इक्वेशन मिलेगा, जो बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आपको मैं एक बार फिर से रिवीजन कर दूं या याद दिला दूं कि बोर्ड के लिए आपने कौन कौन महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़े हैं। तो जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन था क्रिटिकल एंगल, दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तीसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन था ये बड़े क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का जो एप्लीकेशन सब था, मिराज वगैरह ये सब आप कह सकते हैं। उसके बाद आपने रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस रिफ्रैक्शन देखा है। उसके बाद आपने रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस देखा है और उसके बाद प्रिज्म के चलते डेविएशन देखा है। इतनी सारी बातें बोर्ड के लिहाज से महत्वपूर्ण है जो अब तक आपने देखा है। अब अगला क्वेश्चन जो बोर्ड के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा और लॉन्ग क्वेश्चन होगा 5 नंबर में, वो लेंस मेकर्स इक्वेशन होगा जो अगली क्लास में कल होगा। लेकिन अभी हम कुछ होमवर्क देंगे। ध्यान दीजिए, आप एम करीम के बुक में जो आप चैप्टर बना रहे थे उसमें पेज नंबर आपका हो जाएगा 295, पेज 295 में क्वेश्चन नंबर 18 तक आप बना चुके हैं। 19 टू लास्ट कल बना के लाएंगे। और जो इंटरेस्टेड हैं, SC वर्मा बनाना चाहते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जिनको नहीं बनता वो बेवजह परेशान कर होंगे, एक एक सवाल पूछेंगे, लेकिन जो बनाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो SC वर्मा में आप पेज नंबर 413, पेज नंबर 413 में आप पहले क्वेश्चन कहाँ तक देख चुके थे? 13 तक देख चुके थे। तो आप 14 टू क्वेश्चन नंबर 14 टू 40 तक बना सकते हैं, 14 से 40 तक बना सकते हैं। आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, ये होमवर्क आपका है, फिर हम आगे कल देखेंगे क्या होता है। ओके।